फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 44 लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो कल जो मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन प्रोवाइड की थी तो उसका आप आंसर नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त। थर्ड क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो सन 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ था कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके सौंपता है राष्ट्रपति। और लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। तो चलिए, आज का क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, कल कमेंट के जरिए इसका मुझे आंसर बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ लगने वाली किस पड़ोसी देश की सीमा सबसे लंबी है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु क्या है? देखिए फ्रेंड, मैं ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुकी हूँ कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है और भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु क्या है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 250। ठीक है ना, ये राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ठीक, और जिसमें से 238 सदस्य कहाँ से होंगे? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित सदस्य होंगे 238, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, जो शिक्षा, कला, चिकित्सा, साहित्य में जो मतलब कि अच्छे स्थान पर रहते हैं, तो उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। तो 238 प्लस 12 आ जाएगा 250। लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो प्रेजेंट सिचुएशन में राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑप्शन बी चयनित किया जाता है। कहां से चुना जाता है? तो लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं उन्हीं के बीच में से ही लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है ना, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है तथा लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है वह अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को सौंपता है। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो सदस्यों को शपथ दिलाना, जो ओथ लिया जाता है, तो ओथ यानी शपथ दिलाना ही प्रोटेम स्पीकर का काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं ऑप्शन डी, यानी जब वोट बराबर बराबर जब टाई हो जाती है ना, तभी लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना वोट देते हैं। वैसे उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। एक ही कंडीशन पर उनको वोट देने का अधिकार है, जब दोनों दलों के, जब दोनों पक्षों का जब वोट टाई हो जाए, इक्वल आ जाए, तभी वो वोट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उनका नाम था ऑप्शन बी यानी जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? 9th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड, यानी लोकसभा के अध्यक्षों के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता जो होता है ना, वो भारत का जो सरकारी खजाना रहता है उस पर डिपेंड नहीं रहता है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य भार नहीं है? तो ऑप्शन बी यानी भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन तथा पेंशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो ऑप्शन बी, भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका वेतन भत्ता पेंशन भी भारतीय खजाने पर डिपेंड नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो ऑप्शन बी यानी भारत की पार्लियामेंट का। नेक्स्ट 14 नंबर, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संसदीय स्वीकृति से पूर्व। अगर आकाश मतलब कि आपातकालीन स्थिति है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति संसद का, ऐसे तो पार्लियामेंट का जरूरी होता है मत, बट किसी खास कंडीशन में आपातकाल के दौरान संसदीय स्वीकृति से पूर्व भी यानी पहले भी राष्ट्रपति संचित निधि से व्यय निकाल सकते हैं। तो चलिए 15 है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ऑप्शन सी, भारत के संचित निधि यानी खजाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110। नेक्स्ट, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे मैक्सिमम कितने टाइम तक रोक कर रखता है? तो मैक्सिमम 14 डेज तक। नेक्स्ट 19, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त करने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन बी, 14 दिनों के अंदर। नेक्स्ट 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है ना, वो राज्यसभा में कभी प्रस्तुत नहीं होता, पहले वो हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो लोकसभा में। नेक्स्ट 22 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध, ये इंक्लूड नहीं किया गया धन विधेयक के संबंध में। बाकी ऊपर का तीनों इंक्लूड किया गया है, जैसे कर से संबंधित उपबंध, ऋण लेने से संबंधित उपबंध तथा संचित निधि तथा आकस्मिकता की आभारिता से संबंधित उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में, ठीक है ना। अगर केंद्र की बात करें तो ये लोकसभा में केवल प्रस्तुत किया जा सकता है, और राज्य की बात करें तो ये केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में नहीं। नेक्स्ट 24 की तरफ बढ़ रहे हैं कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, यानी राज्य के राज्यपाल का मंजूरी उसमें बिल्कुल आवश्यक है। नेक्स्ट 25 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी यानी आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यानी आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। 30 नंबर है कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, क्यों? तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है लोकसभा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो ऑप्शन सी कटौती प्रस्ताव का। तो चलिए 33 है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो ऑप्शन बी यानी लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर भी कहते हैं। अब देखिए संविधान का जो आर्टिकल 108 है उसमें वर्णित किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकेगा किसी खास कंडीशन पर। नेक्स्ट 34, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता? भी जस्ट हुआ कि लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर। नेक्स्ट 35,
निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। 36 है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। ऑप्शन ए दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में कब हुई थी? तो सन 1961 ईस्वी में पहली बार दोनों सदन की बैठक लगाई गई थी। अब जानिए कि किस कंडीशन पर आखिर ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो देखिए, जब लोकसभा किसी जो साधारण बिल रहता है ना, सामान्य विधेयक रहता है, उस सामान्य विधेयक को लोकसभा पारित कर देता है, बट राज्यसभा उस पर अपनी मंजूरी अगर व्यक्त नहीं करता है तो इस कंडीशन में ही संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाई जाती है। तो चलिए 37 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साधारण विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो ऑप्शन सी दोनों में से संसद के पटल पर। नेक्स्ट 40, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो मिनिमम 2 टाइम्स यानी 2 बार साल भर में। नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन बी 6 महीने का। 42 नंबर है कि भारतीय संसद बनती है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, ये तीनों से मिलकर। नेक्स्ट, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। नेक्स्ट 44, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए कितना दिनों तक एब्सेंट रहता है? तो कुल 60 दिनों तक, यानी 2 महीनों तक अगर एब्सेंट रहेगा और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगा तो सदस्य की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट 45, सर्वप्रथम एक सांसद और विधेयक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। ऑप्शन ए राज्यसभा का। नेक्स्ट 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ऑप्शन बी आर्टिकल 105। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, ऑप्शन सी, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। नेक्स्ट 48 नंबर, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों के, ना कि मनोनीत को, निर्वाचित सदस्यों को। नेक्स्ट 49, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा एक संकल्प पारित करती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ऑप्शन डी बिना किसी राज्य के सहमति से। नेक्स्ट 51 नंबर है कि भारतीय संसद का कौन सा आर्टिकल संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 253। नेक्स्ट 52, निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ कि भारतीय संसद किसी रीति से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण रखती है? तो ऑप्शन ए संसदीय समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य सदन को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है? ऑप्शन डी बैठ जाना यानी यील्डिंग द फ्लोर। तो चलिए 55 है कि शून्यकाल यानी जीरो पीरियड संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो ये भारत की देन है। नेक्स्ट 56 नंबर, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी यानी प्रश्न उत्तर सत्र। 57 है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन बी 1 घंटा। नेक्स्ट 58, पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आय है? 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयु है 18 वर्ष। नेक्स्ट 59, रेलवे अंचलों
के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय वाचन में। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी आकलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी संविधान। नेक्स्ट 63, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर ए यानी शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इसे कैग कहा जाता है। नेक्स्ट 67, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के सदस्यों से। तो चलिए फ्रेंड बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ कि निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। नेक्स्ट 69, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। स्थगन प्रस्ताव को। नेक्स्ट, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। तो चलिए फ्रेंड बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय संसद का सचिवालय ऑप्शन नंबर सी यानी सरकार से स्वतंत्र है। नेक्स्ट, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा से। 74, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं। तो 33, यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस होगा, उसके अलावा 33 अन्य न्यायाधीश। अगर पूछेगा कि कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐड करके कितना हो जाएगा 34। नेक्स्ट 76, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के बाद। नेक्स्ट 79, सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। 80 नंबर है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता निर्धारित किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा और इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 221 में वर्णित है। नेक्स्ट 81, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। ठीक है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर्ड हो चुके हैं तो वो कोई भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 82, भारत के सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट 83, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श के साथ। नेक्स्ट 84 यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, कब होती है, जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का जो गणपूर्ति होता है, कोरम होता है, वो नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि मुख्य न्यायाधीश शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए किसी उपयुक्त जज को, है ना, न्यायाधीश को उस सत्र में इंक्लूड कर देते हैं ताकि उनका जो सत्र है वो गणपूर्ति पूरी हो सके और सत्र आगे बढ़ाया जा सके। बस इसीलिए शॉर्ट इंटरवल के लिए यूज किया जाता है, उसी को ही तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। नेक्स्ट 85 है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है।
ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो कुल 4 सदस्य होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के भारत की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति आती है? ऑप्शन नंबर सी इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। 89 है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती वाद ने। तो चलिए 90 है कि संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 5। नेक्स्ट 91, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट 92, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक विवाद में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 134 का ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। नेक्स्ट 93 की तरफ बढ़ रहे हैं कि संविधान का कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 137। तो चलिए 94 है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, उसी का मतलब न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। नेक्स्ट 95, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। नेक्स्ट 96, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। तो चलिए 97 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सुप्रीम कोर्ट को है। नेक्स्ट 98, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। 99, सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। और लास्ट 100 क्वेश्चन है कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी पार्लियामेंट को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।